अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म कर लिया था और नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4 और दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, इसको बेटा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। स्टोइकियोमेट्री भी इसको बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोचियोमेट्री भी बोलते हैं। तो जैसे आपका दिल करे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बाकी स्टोशियोमेट्री में इसको प्रोनाउंस करूंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। एक न्यू वर्ड है इस सिलेबस में, जो आपका मुतलका 9th का सिलेबस है जो चेंज हुआ है। ये जो न्यू सिलेबस है 9th का, इसमें ये जो चैप्टर स्टोशियोमेट्री है ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है। पहले इस पूरी बुक में, जो पुरानी वाली बुक थी 9th की, इसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं था। नो डाउट इसके कुछ पोर्शंस थे लेकिन वो बाय नेम नहीं थे। खैर बेटे, स्टार्ट करते हैं। स्टोशियोमेट्री ये एक ब्रांच ही है केमिस्ट्री की। नो डाउट बुक में लिखा हुआ है इट इज अ कॉन्सेप्ट, बट ये एक केमिस्ट्री की अलग से ब्रांच ही है। इट इज कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन की तरफ बेटा मूव करते हैं और डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे बेटा कीवर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमने क्या काम करना है इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, इस कॉन्सेप्ट में करते क्या है कि हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वो मालूम करनी। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कंडीशन है ये बेटा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन है सिंपल, मैं लिख देता हूं। सिंपल केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए प्लस बी रिएक्ट करते हैं और इससे प्रोडक्ट बनते हैं सी प्लस डी। कोई भी चीज जो रिएक्ट करे, जो आपस में मिले और उससे एक नई चीज बने, जो मिल रही है चीज ना, उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन रही है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी हमने क्या काम करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट फाइंड करनी है, उसकी मिकदारें फाइंड करनी है कि कितनी रिएक्टेंट्स हैं कितनी प्रोडक्ट्स। लेकिन ये कि कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो रिएक्शन है ना हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। रिएक्शन हमारे सामने बीकर के अंदर हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता किस तरह हो रहा है। उसको बयान करने का तरीका क्या है कि उसकी एक इक्वेशन लिख दें, रिएक्शन की इक्वेशन लिख दें। उस रिएक्शन की इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों जगह पर, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल होंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। इक्वेशन की आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन हुआ 2NH3, ये बेटा रिएक्शन। अब ये एक जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है ये बेटा, कोई थ्योरी नहीं हमें बताती, कोई रिएक्शन नहीं बताता, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है उससे हमें ये वैल्यूज मिलती हैं कि आया कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हमने कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स जो कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें अगर नहीं है तो इसका 1 नंबर ऑफ मोल होता है जो कि हमने कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स। और ये भी बेटा याद रखिएगा कि इस स्टोइकियोमेट्री में हम ये नहीं करते कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के, नहीं। रिएक्टेंट्स के हमें पता होंगे तो हम प्रोडक्ट्स के फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट्स के हमें पता होंगे रिएक्टेंट्स के फाइंड कर लेंगे। अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार हमें पता है तो प्रोडक्ट्स की फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की पता है तो रिएक्टेंट्स की फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तभी होगी जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर होंगे।
क्लियर हुई बेटा बात। अब ये डेफिनेशन के बाद आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ये इस पूरी ब्रांच के ऊपर, पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लॉ फॉलो होता है, और वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील जरूर किया जा सकता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि रिएक्टेंट जितने थे उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए, लेकिन कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कोई हमारा जो रिएक्टेंट है वो जाया नहीं होना चाहिए। अगर जाया हो गया तो वो ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगी और ना ही उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये क्या है कि रिएक्टेंट्स जितने हो उतने प्रोडक्ट्स बने, या जितने प्रोडक्ट्स हो उतने रिएक्टेंट्स बने, क्योंकि ये दोनों साइड पे रिएक्शंस मूव करता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनते। अब ये हमारे पास डेफिनेशन के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी समझ आ गई है कि ये दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो होना चाहिए कि कोई भी रिएक्टेंट की मिकदार, कोई भी मैटर उसमें जाया नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंडीशंस इसकी दो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन फॉलो होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मतलब उसमें रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो उसमें से रिएक्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं। कंडीशंस इसमें है, फर्स्ट इज ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारी की सारी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी रिएक्टेंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये एक रिएक्शन हुआ है जिसमें ए और बी, ये दो रिएक्टेंट हैं, मैं कहता हूं ये 2 ग्राम ए था, 2 ग्राम बी था, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके ये सी और डी बना दिया जो कि 4 ग्राम थे। ये कैलकुलेशन, अब अगर 4 ग्राम ये बन रहा है, इसका मतलब ये सारी की सारी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट की हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अगर ये 4 ग्राम बन रहा है, इसका मतलब पीछे कोई ए और बी बाकी नहीं बचा। अगर मैं कहता हूं कि ये बी 1 ग्राम पीछे बाकी बच गया, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ये 4 ग्राम नहीं बनेगी, बल्कि कितनी बनेगी? 3 ग्राम बनेगी। ठीक है, समझ आई बेटा? अब इसमें क्या कैलकुलेशंस के अंदर क्या होना चाहिए कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारी की सारी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना लाजमी है। दूसरी क्या चीज है? नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन मतलब कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, ए और बी का आपस में रिएक्ट करना है, लेकिन ए फिजा में कोई मौजूद है या कोई इंप्योरिटी ऐड हुई है, वो उसके साथ रिएक्ट कर गया, वो तो एक साइड रिएक्शन हुआ ना, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? सी और डी। लेकिन ए किसी और इंप्योरिटी के साथ मिलकर कोई और प्रोडक्ट बना देगा जिससे हमारी प्रोडक्ट जाया हो जाएगी। तो इस वजह से ये नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर साइड रिएक्शन हो गया, इसका मतलब कि हमारी प्रोडक्ट्स के जाया होने का खतरा है। और जब प्रोडक्ट्स कम हो गई रिएक्टेंट से, या उनके नंबर ऑफ मोल्स में तब्दीली आ गई, या उनके मास में तब्दीली आ गई, तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट बेटे इसकी एप्लीकेशन है कि स्टोइचियोमेट्री काम कहां आती है? इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जब रिएक्शंस होते हैं तो तब हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी रिएक्टेंट्स इस्तेमाल करें और कितनी प्रोडक्ट्स बन जाए। लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि यही रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन, इसको ना हैबर प्रोसेस बोलते हैं बेटा। इस रिएक्शन को हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इस हैबर प्रोसेस के जरिए हम क्या तैयार करवाते हैं? अमोनिया तैयार करवाते हैं। अब हैबर प्रोसेस के जरिए हमें दरकार है कि हमने 1 मन या 40 किलोग्राम अमोनिया तैयार करनी। अमोनिया कितनी तैयार करनी है? 40 किलोग्राम। तो उसके लिए हमें कितनी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी, कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी, ये कैलकुलेशन हम किससे कर सकते हैं? स्टोइचियोमेट्री से। हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे।
तो ये इसकी बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस है। इंडस्ट्रीज के अंदर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। जो हर इंडस्ट्री में एक केमिस्ट होता है वो यही काम कर रहा होता है कि इतनी प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना रिएक्टेंट, इतना रॉ मटेरियल, रिएक्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कि इतना दरकार होगा। तो ये सारा बेटा इंट्रोडक्शन था इसका स्टोइशियोमेट्री का। स्टोइशियोमेट्री एक न्यू सब्जेक्ट है, न्यू टॉपिक है जो आपकी बुक में इंक्लूड है। गौर से समझिएगा, यहां तक यही सिर्फ समझ आता है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता चलूं कि ये सारी कैलकुलेशन हम करते जरूर हैं, लेकिन ये कंडीशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये रियल केस में मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ सपोज्ड रीडिंग लेते हैं। ये आइडियल सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि जब भी हमने रियल केस में रिएक्शन लगाना है उसमें साइड रिएक्शन भी होगा, उसमें सारी की सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो सकती। ये बेटा ऑथेंटिक बात है, क्योंकि कोई ना कोई ह्यूमन एरर, कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई साइड रिएक्शन लाजमी होगा जिसकी वजह से हमारे पास जितनी रिएक्टेंट है उतनी प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकती। और ये क्वेश्चन भी आता होता है एमसीक्यू में, वो पूछ सकता है कि व्हाई ऑल द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। सारी की सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील कभी भी नहीं हो सकती, और अगर हो जाए तो वो आइडियल केस होता है, रियल केस में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। जी बेटा, ये इंट्रोडक्शन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करने हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो इन सारी कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, प्रीवियस सिलेबस का भी हिस्सा थी, जिसमें आ गए केमिकल फॉर्मूला, आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।